हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेट का 2018 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप मानो कि सेल साइकिल में से एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो माइटोसिस से आए चाहे मियोसिस से आए। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि सेल साइकिल जो है कोशिका चक्र में उसकी जो फेजेज होती हैं आपको ध्यान होना चाहिए। उसमें G1 होती है, फिर S होती है, फिर G2 होती है। तो इसमें पूछा है कि किस में जो है आपको RNA और प्रोटीन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस होगा। तो सीधा जब सिंथेसिस की बात आती है तो वो होगी आपकी एस प्रवस्था, जिसे अपन सिंथेसिस फेज बोलते हैं। फिर उसके बाद में है गन्ना किस कुल का है, तो ये शुगर केन है, और ये आपकी मोनोकॉट है। तो यहाँ पे सीधा आंसर होता है आपका ग्रेमिनी। फिर उसके बाद में रोग प्रतिरोध फसल की किस्मों में से निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। अब यहाँ पे फसल जो है डिजीज रेजिस्टेंस फसल है, वो फसल आपसे पूछी गई है और कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका तीसरा होगा लोबिया, ये भी ठीक है। उसके बाद में वीट का देखते हो तो ये भी ठीक है। उसके बाद में इसको देखते हो आपको कॉलीफ्लावर, तो ये भी ठीक है। तो इसमें जो लोबिया है उसका ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, वो गलत है। फिर उसके बाद में भारत में हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस समय जया और रत्ना किसकी किस्में थी, तो ये पैडी या राइस की जो है उसको करा गया था। बाकी अलग अलग है, जैसे वीट है तो वीट में आपको पता है कल्याण सोना वगैरह की गई थी। तो ये जो दोनों किस्में हैं, वैरायटीज़ हैं, ये किसकी करी गई थी, धान या राइस की। उसके बाद में रसारोहण का ससंजन तनाव और वाष्पोत्कर्षण खिंचाव, ये रसारोहण मतलब होता है एसेंट ऑफ सैप। तो उसके लिए जो कोहेजन वाला आपका दिया था, ट्रांसपिरेशन वाला, तो वो किसने दिया था, तो इसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, तो डिक्सन और जॉली ने ये दिया था मॉडल। फिर उसके बाद में नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ओमिनस सेलुलर, तो ये न्यू सेल थ्योरी है। तो न्यू सेल थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। फिर उसके बाद में है पादप कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, यानी जो मिडिल लेमिला है वो लेमिला किसकी बनी हुई होती है, तो वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। फिर उसके बाद में है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनवायरनमेंट के लिए जो लॉ बना था वो बना था 1986 में। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं है। स्वस्थानीय मतलब कि इन सीटू, जो इन सीटू है उसमें नहीं है। तो अगर आप देखते हो तो अपना नेशनल पार्क, फिर उसके बाद में बायोस्फीयर, ये तीनों आपके इन सीटू है। जहाँ पे इन सीटू मतलब होता है जहाँ के एनिमल्स हैं उनको वहीं प्रोटेक्ट कर देना, तो वो ये तीनों होंगे। लेकिन जो अपना ये होता है पार्क जिसमें कि एनिमल्स और प्लांट्स को लाके अपन बाहर से लाके फिर रखते हैं, तो वो आपका कौन सा होता है, जंतुआलय, जिसे अपन चिड़ियाघर या जू बोलते हैं। तो वो जो है वो आर्टिफिशियली तैयार किया गया है, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, XC2 में। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल XC2 का हो गया, बाकी तीनों किसके हो गए, इन सीटू के। फिर उसके बाद में अफीम मतलब ओपियम। ओपियम का बॉटनिकल नेम पूछा है तो सिंपल सा है, पेपरवर सोमनीफेरम। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका है लखनऊ में। फिर उसके बाद में विटामिन के, तो सीधा है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उस क्लॉटिंग के लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फेफड़ों में गैस का अधिकतम विनिमय यानी कि जो गैस एक्सचेंज है
डिफ्यूज़न है तो वो सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो अंदर एंटर करेगी और अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो बाहर निकलेगी, तो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस है। उसके बाद में है एट्रोपा बेलाडोना। ये किसका है, तो ये फैमिली का इसमें बताना है, तो ये एपोसाइनेसी फैमिली का होता है। फिर उसके बाद में अवर्णी लवक, अवर्णी लवक होते हैं जिनमें कलर नहीं होता है, तो वो किसके होते हैं या किसका संचय करते कहलाते, तो वो आपका होगा एमाइलोप्लास्ट। फिर उसके बाद में यकृत फ्लूक, यानी कि जो लिवर फ्लूक होता है या आपका जो है प्लेटी एलिमेंटिस का है फ्लैटवर्म्स, तो इसमें एंजाइम का प्रभाव किस कारण नहीं होता है, परपोसी के एंजाइम का, क्योंकि इसकी जो क्यूटिकल है या इसकी जो एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस जो है हमारे वाले एंजाइम से उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए वो हमारी शरीर के अंदर सरवाइव करता है। फिर उसके बाद में कॉकरोच के अंड कवच का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो ये कॉकरोच में ऐसी जो है छत्रे जैसी, छतरी जो अम्ब्रेला होती है वैसी होती है, तो उसे हम बोलते हैं छत्रक ग्रंथि। फिर उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए हम कौन सा जो है वो एपरेटस कर आपको बताना है, तो एक गैनोन स्पोटोमीटर होता है जिससे कि हमें ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपीरेशन, तो इसकी रेट को नापने के लिए हम ये पोटोमीटर यूज करते हैं। फिर उसके बाद में C4 चक्र का प्रथम उत्पाद कौन सा है, तो आपको पता है कि जो C4 है उसमें पहले होता है पैप, और फिर ये जो पैप है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, जो 4 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का होता है और 1 कार्बन मिलके ये आपके पास में बनाते हैं, तो ये होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसके बाद में खपरा भ्रंग यानी खपरा का आपको बताना है, तो ये होता है आपका ट्रोगोडर्मा ग्रेनिना। आप ये मान लो कि एक जरूर इंसेक्ट का आपका साइंटिफिक नेम आएगा, तो जितने आपके कोर्स में इंसेक्ट है उनका सबका आप कर लेना, तो एक क्वेश्चन ये फिक्स है। फिर उसके बाद में क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्तता की सांद्रता, यानी जो हमारे पास में फूड वेब होता है या फूड चेन होती है या पिरामिड होता है, तो जैसे जैसे जो है अविषाक्त यानी टॉक्सिसिटी और है लगातार बढ़ती जाती है, जैसे इसमें एग्जांपल आपका कौन सा है, DDT का है, कि हम DDT का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हमारे धीरे धीरे हमारे फूड में आ जाती है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं जैव आवर्धन, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। तो ये जो है जिससे कि इसका बेस्ट जो कहना चाहिए बैड इफ़ेक्ट है वो यही है कि जो हमारी जैसे ईगल है, इस ईगल की धीरे धीरे क्या हो रही है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो एग है वो एग का जो कवर है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, तो जैसे ही एग बनता है वैसे ही ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये इसका मेन कारण है कि जो हम हैवी मेटल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या DDT वगैरह यूज़ किया था, तो वो धीरे धीरे हमारे फूड चेन में आ गई और या ट्रॉफिक लेवल में आ गई, तो ये यहाँ पे आपका आएगा जैव आवर्धन, और जिसे हम बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। फिर उसके बाद में किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों की विविध एलील का समस्त संग्रहण क्या कहलाता है, तो ये आपका जर्म प्लाज्म है, तो जर्म प्लाज्म को आप ग्रुप ऑफ जीन्स बोलते हैं। तो ये जितने भी हमारे पूरे जीन्स हैं उन जीन्स को हम अगर एक ग्रुप में ले लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीन प्लाज्म। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, यानी कि जब हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलता है। ये 6 कार्बन होता है और ये 3 कार्बन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में पायरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। यदि आप फल को जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन यूज करेंगे, तो आपको पता है जो राइपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इथाइलिन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है
एक ना एक क्वेश्चन जो है आपका प्लांट रेगुलेटर्स, इसको हम हार्मोन्स नहीं बोलते हैं, प्लांट रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। फिर उसके बाद में ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी के कान, पैर, जो पाद हैं आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम जो है एलन ने दिया था। तो ये सीधा है कि अगर जैसे जैसे जो पहाड़ पे लोग बाग होते हैं उनके हाथ पैर छोटे इसलिए होते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी एनर्जी है वो रिलीज़ होगी, और यहाँ क्योंकि ठंड होती है, कोल्ड होता है, तो कम एनर्जी रिलीज़ हो, इसलिए वहाँ पर जो हाँ कान हैं और पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो ये एलन ने दिया था। फिर उसके बाद में रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजिंग का निर्माण कौन करता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय जो एग है वो एग तो फर्टिलाइजेशन निकालता है, और जो शुक्राणु होता है वो निकालता है एंटी फर्टिलाइजिंग। ये हार्मोन कह दो आप इसको या केमिकल बोल दो। और फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन अट्रैक्ट होके फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है केमिकल वो कौन निकालता है? मैच्योर ओव्यूल, ठीक है, ओ सॉरी मैच्योर ओवा। फिर है आईपीएम का उद्देश्य क्या है? ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, और इसका जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग, यानी रेजिस्टेंस वैरायटीज़ अगर हम है उसको यूज़ करने लगेंगे तो हमारे जो ये इंसेक्टिसाइड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में अमीबा में सकुंचनशील रसदानी का क्या कार्य होता है? यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका क्या होता है? तो इसका होता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन करना, कि जैसे ये मान लीजिए अमीबा, इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल कि कितना पानी लेना है, कितना बाहर रखना है, तो ये पूरा जो बैलेंस है जिसको हम ऑस्मोटिक रेगुलेशन बोलते हैं, ये इसमें गलत है। तो ये कहलाता है आपका जो कि अमीबा के अंदर उसका काम होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा में पिरामिड। तो ये कई बार आता है क्वेश्चन। तो जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो हर समय खड़ी अवस्था में होता है, यानी हर समय आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे हर समय ये है अपवर्ड कंडीशन में रहता है एनर्जी वाला। बाकी बायोमास है या जो दूसरा होता है आपका नंबर पिरामिड, वो सीधा और उल्टा दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? खड़ी अवस्था में। फिर उसके बाद में क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था वोल्डेयर ने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, ये ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है, डीएनए। अब देखो ध्यान रखना आपको, डीएनए का सूत्र जो कि आरएनए निर्माण के लिए टेम्पलेट रज्जु का कार्य करता है, पर क्षारक ये हैं, तो एमआरएनए का क्षारक कैसे होगा? तो ये देख लीजिए, जैसे ये डीएनए है और इस डीएनए से आरएनए बनना है, इसके ऊपर है AGC TT CGA। अब अगर इससे आरएनए बनता है तो आरएनए में अगर डीएनए होता तो ए से टी आता है, लेकिन यहाँ पे टी नहीं आएगा, इसमें ए है। तो आपको पता है ये किससे अटैच होगा? यूरेसिल से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि इन दोनों में से हो सकता है। फिर उसके बाद में जी है तो जी से सी बनेगा, सी है तो जी बनेगा, टी है तो ए बनेगा, ये टी है तो ए बनेगा, सी है तो जी बनेगा, जी है तो सी, और ए बनेगा यू। तो ये वाला आंसर है वो आपका सही होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको टी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम एमआरएनए बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में ए के साथ में कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? आपका यू आएगा, ना कि टी आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 70S राइबोसोम की कितनी उप इकाइयाँ हैं, यानी कितनी सब यूनिट होती हैं? तो वो होती है 50 और 30S। तो 50S बड़ी वाली होती है प्लस 30S, तो ये दोनों मिलके 70S बनाती हैं। यहीं पे अगर मान लीजिए 80S का आता तो आप कितनी बोल लिखते? 60S प्लस 40S। तो वहाँ पे जो है 80S की ये सब यूनिट होती है और 70 की ये होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है केंचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है वसा का एमल्सिफिकेशन, रुधिर प्रवाह,
अवशोषण के लिए। तो ये एक तरह से इंटेस्टाइन होती है और इसके अंदर टिफ्लोसोल क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन है तो उसमें इस तरीके के आउट ग्रोथ होती है या आप कह सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को इंक्रीज करते हैं। फिर उसके बाद में है प्राणी के निर्माण के समय प्राणियों के बड़े बड़े समूह सामान्य लक्षण वाले विशिष्ट लक्षण के बाद परिवर्तित होते हैं। ये नियम या सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे ये इवोल्यूशन का है क्वेश्चन कि ये इवोल्यूशन में उन्होंने कहा था कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो जब बड़े जो है लार्ज एनिमल हैं वो डेवलप होते हैं तो उनमें सारी की सारी स्मॉल एनिमल्स की चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये जो है वो किसने दिया था? बेयर ने दिया था। फिर उसके बाद में केंद्रक पृथकी यानी कि वो एग जिसमें योक बीच में स्थित होता है, इसे सिलोलेसितल बोलते हैं। तो ये जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? कीटों में। ये कल भी आपके 2019 में भी आया था, तो ये रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इंसेक्ट के जो एग होते हैं उन एग में जो योक है वो बिल्कुल बीच में होता है। फिर उसके बाद में ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ हो और दूसरी को ना लाभ हो ना हानि, यानी कि एक तो बेनिफिट में है और दूसरी ना बेनिफिट में है ना लॉस में है, तो इसे हम बोलते हैं सहभुजिता या कम्युनलिज्म। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लीजिए कि एक एनिमल है और वो उसके ऊपर जो अर्गट होता है वो अर्गट है, तो ये तो ग्रेजिंग करता है और इसकी ग्रेजिंग में जो है जो इंसेक्ट उड़ते हैं उनको ये अर्गट या सारस खाता है। तो ये इसमें है जिसमें कि एनिमल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है या गाय भैंस है उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो है उसको वो इंसेक्ट खा रहा है तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है, जबकि इसको ना कोई लाभ हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद में फिर है ग्रास हॉपर निम्न में से किस गण का सदस्य है? तो वो सीधा है आपका आर्थोप्टेरा। फिर उसके बाद में है जब विषम युग्म की संतति को अप्रभावी सम युग्मकी से कराते हैं तो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण, यानी कि टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? आपको पता है कि जो F1 है उस F1 को हम क्रॉस कराते हैं किससे? हमारी जो रिसेसिव है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम हाइट के लिए कर रहे हैं तो F1 जो है उसको हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से। तो ये जो टेस्ट है ये जो हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में श्वसनीय केंद्र किस श्वसन का नियंत्रण करता है? तो यहाँ पर आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये हमारे श्वसन को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग के बाद में ग्राफी पुटिक का शेष भाग जो परिवर्तित होता है, तो जैसे मान लीजिए जब ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन होता है, तो उस समय पूरी जो ग्रेफियन फॉलिकल होती है इस ग्रेफियन फॉलिकल में से एग बाहर निकल जाता है, तो बची हुई जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से डेली एक आप पेपर करते जाओ जिससे आपको पता लगता है कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, और आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो आपको कुछ कुछ पता लगा होगा कि इस वाले जो टॉपिक है उससे घुमा फिरा के एक क्वेश्चन तो आते हैं। तो उस हिसाब से आप इसकी तैयारी करो।